अब आपको आवाज आ रही है? जी मुबश्शिर रफीक, आवाज आ रही है आपको? A simple yes would work. Okay, great. मैं ये कह रहा था कि हमने वेटेड एवरेज और फाइफो पीरियोडिक से कल किया, उसके अलावा हमने कल एनआरवी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आज जो है हमारा इरादा ये है कि हम वेटेड एवरेज और फाइफो को परपेचुअल के तरीके से उसी सवाल को अटेम्प्ट करें। ये सवाल ग्रुप में अवेलेबल है, आपने कल देखा होगा। मैं उसी सवाल को बेस बनाऊंगा। परपेचुअल में फर्क क्या था? हम हर ट्रांजैक्शन पे एवरेज को एडजस्ट करेंगे, हर ट्रांजैक्शन। इसके लिए एक यूजुअल फॉर्मेट जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं वो कुछ ऐसा है। ये स्टॉक का सेगमेंट हो गया, इसमें क्वांटिटी आ जाएगी, उसका रेट आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह एक इशू या सेल का सेगमेंट है, इसमें क्वांटिटी आ जाएगी, इसमें रेट आ जाएगी, इसमें अमाउंट आ जाएगी। और फिर इसी तरह ये परचेज का सेगमेंट है, इसमें भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट आ जाएगी। इसके अलावा इसमें पीछे डेट का एक वो बना लिया जाता है कॉलम। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट सामने आ जाता है परपेचुअल के लिए, जिसमें हम अपना रिकॉर्डिंग करेंगे इन्वेंट्री की मूवमेंट की। मैं अब सवाल देख रहा हूँ कल वाला ही, तो मैं जो ग्रुप में मैंने आपको इमेज भेजा था मैं वहां से देख रहा हूँ, आप भी वहां से देख सकते हैं। कल वाला ही सवाल है ये। यकम जनवरी 16 को ओपनिंग स्टॉक था 40 यूनिट का। तो यहाँ स्टॉक में आके मैंने लिखा 40 यूनिट, 400 का रेट है, 16,000। ये बात है यकम जनवरी 16 की। यकम जनवरी 16 डेट में डेट लिख दी। फिर 2 जनवरी को हमने 100 यूनिट परचेज कर लिए। तो परचेज में 100 यूनिट आए, 500 के परचेज किए हैं, तो ये 50,000 रुपये हो गए। चूंकि वेटेड एवरेज है तो अब मैंने वो जो पहले से पड़ा हुआ स्टॉक है और ये जो मजीद परचेज किए, इन दोनों को इकट्ठा करके एवरेज आउट कर देना। पीरियोडिक में हम क्या कर रहे थे कि पूरे महीने या पूरे साल की परचेजेस को इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ हमने हर ट्रांजेक्शन पे एवरेज निकालनी। तो 40 यूनिट पहले थे, 100 यूनिट और आए, तो कुल हो गए 140। 16,000 उसके थे, 50,000 इसके हैं, तो ये हो गए 66,000। अब 66,000 को 140 यूनिट्स पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक वेटेड एवरेज आ जाएगी 471.24, 471.4। उसके बाद 3 जनवरी को हमने 50 यूनिट सेल कर दी हैं। 3 जनवरी को हमने 50 यूनिट सेल कर दी। अब ये सेल यहाँ इशू में आएगा, सेल वाले में आएगा, ये 50 यूनिट सेल की हैं। अगेन पीरियोडिक में हम क्या कर रहे थे कि पूरे महीने या साल की एक एवरेज निकालते थे और फिर उस साल में जितनी भी सेल हुई होती थी उनको एवरेज रेट लगा देते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जब जब सेल होगी हम देखेंगे उस वक्त की एवरेज चल रही है। अभी क्या एवरेज चल रही है 471.4, तो हम इन 50 यूनिट को जो सेल की है इनकी कॉस्ट लिखेंगे 471.4। अच्छा, ये यूनिट सेल हमने कितने के किए हैं? अगर आप क्वेश्चन पे देखें तो इसकी सेल प्राइस 1000 रुपये आ रही है। हमने 50 यूनिट सेल किए हैं 1000 रुपए के हिसाब से।
लेकिन ये तो इसकी सेल प्राइस है। हम जो चीज बना रहे हैं वहां से हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। यानी ये जो वर्किंग हम बना रहे हैं इसका मकसद सेल फाइंड करना नहीं है, इसका मकसद है कॉस्ट फाइंड करना। तो ये यानी इस सेगमेंट में से क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी। हम बेसिकली कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो इसलिए हमने कॉस्ट लिखी 471.4 इंटू 50, तो क्या जवाब आया 23,570। अच्छा, अब 140 यूनिट में से 50 यूनिट निकल गए तो पीछे कितने यूनिट बचे, 90 यूनिट बचे। और जाहिर है एवरेज तो वही है 471.4, कोई चेंज तो आया नहीं है। तो कितने पैसे हो गए, 42,400। नहीं यार, कैसे 430 आना चाहिए ना, राउंड ऑफ हो गया। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मल्टीप्लाई करने से जरा राउंडिंग ऑफ पड़ जाती है ना। तो आपने ये किया कि 66,000 में से ये माइनस कर दिया। ओके, उसके बाद है फिर सेल है 10 यूनिट की 4 तारीख को, 10 यूनिट की, और फिर वही रेट है 4514। 90 में से 10 देंगे तो 80 यूनिट बचे, 471.4, और पीछे बैलेंस क्या आ गया 37716। उसके बाद है हमारे पास 5 तारीख को 200 यूनिट की परचेज है। और एक यूनिट हमने परचेज किया 300 का, 60,000 होता है। तो ये स्टॉक में 80 और 200, 280 यूनिट, 37,000 और 60,000, 97,716 हो गया। इसको इस पे डिवाइड कर दें, 97,716 डिवाइड बाई 280, तो 348,349 कर दीजिए। उसके बाद फिर आपने 6 तारीख को 300 यूनिट और खरीद लिए 700 के हिसाब से, ये हो गए 2,10,000 के। तो 280 और 300, 580 यूनिट हो गए, और पैसे हो गए 2, 10 और 97, 3,07,716 डिवाइड बाई 580, 530.5। मैं प्रेफर करता हूँ कि एक आध डेसिमल जरूर ले लूँ। हाँ, तो पॉइंट मैं पर्सनली मैं 0.98 को 0.98 ही लिखूंगा, बट डिपेंड करता है, अगर नंबर बहुत बड़े बड़े हों तो फिर आप वहाँ राउंड ऑफ कर भी चल जाता है। मसलन एक यूनिट आ रहा है 2,596 रुपए का, अब है 2,596 तो 2,597 कर दूंगा। लेकिन अगर यूनिट बहुत छोटा है, यूनिट है जी 1.5 रुपए का, अब 1.5 रुपए को मैं 2 रुपए कर दूं राउंड ऑफ करके, तो गलत बात हो जाएगी ना। ये 1 रुपए 70 पैसे को 2 रुपए कर दूं तो गलत हो जाएगा। तो इतनी बड़ी अमाउंट में, यानी 2,500 रुपए में मैंने 10-20 पैसे ऊपर नीचे किए हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 1.5 रुपए में थोड़ा ऊपर नीचे कर दूंगा तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ राउंड ऑफ करना मुनासिब है और कहाँ राउंड ऑफ करना मुनासिब नहीं है। इन जनरल दुनिया में प्रैक्टिकली
इन्वेंट्री जो है वो 6 डेसिमल तक कैरी की जाती है, यानी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 6 डेसिमल तक कैरी की जाती है। सिस्टम 6 डेसिमल तक कर सकता है आमतौर पे, और ज़्यादा भी कर सकता है, बट रिपोर्टिंग में वो 2 डेसिमल नज़र आ रहे होते हैं। तो होता क्या है कि प्रैक्टिकली आपकी इन्वेंट्री बहुत बल्क क्वांटिटी में होती है। यानी मिसाल के तौर पे आप एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि जनाब इनके पास कपड़े की इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है जी, वो 4.5 करोड़ मीटर कपड़ा पड़ा हुआ है। अब वो वहाँ पे 10 पैसे की राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 45 लाख रुपए का फर्क। ज़ाहिर है 4.5 करोड़ को 10 पैसे ज़रूर देंगे तो 45 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे वो राउंडिंग ऑफ को ज़रा ज़्यादा रखते हैं। तो सिस्टम सिस्टम के पास तो ज़ाहिर है पीछे कंप्यूटर के पास बैकएंड पर राउंडिंग ऑफ की अनलिमिटेड कैपेसिटी मौजूद है। तो वो उस हिसाब से खुद ही करता रहता है। रिपोर्ट में जब हम प्रिंट निकालते हैं तो सामने 2-3 डेसिमल ही नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली पीछे उसने सारी वर्किंग तसल्ली से की हुई होती है। ओके, नेक्स्ट है 300 यूनिट और परचेज करने के बाद फिर 200 यूनिट सेल हुए हैं और 100 यूनिट की रिटर्न हुई है। जो 200 यूनिट सेल हुए हैं 7 तारीख को, वो यहाँ आएंगे। एवरेज चल रही है 530.5 की, तो मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जवाब आया 10,610। तो 580 में से 100-200 निकल गए तो 380 यूनिट बचे। 530.5 की एवरेज है और पैसे बचे के पीछे 2,97,000 जी। सॉरी, जी आप बताइए। 1,06,100। ओके, तो 307 में से ये गया तो 207 और 201, 201 616। शायद पहले भी कभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि कन्वीनियंस के लिए ना नंबर हमेशा 3 के ग्रुप में अगर बोले जाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। यानी अगर मिसाल के तौर पर जिस तरह भी आपने कहा 20-16-16, तो ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है। 20-16-16 की जगह इसको बोलना चाहिए 201-616। यानी मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप कहें 2,01,616, आप इसको सिर्फ यूं बोल रहे हैं 201-616, दैट्स इट। अब इसको यूं देखिए कि अगर ये नंबर बड़ा आ जाए, मिसाल के तौर पे अगर ये आ जाता है नंबर, अब आपने इस नंबर को पढ़ना है तो आपको स्यापा पहले तो पड़ जाएगा कि ये है कितना, ठीक है ना। पहले आप हिसाब किताब लगाएंगे, ये करोड़ है, अरब है, लाख है, की है, पहले आप हिसाब लगाएंगे, फिर उसके बाद उस हिसाब से उसको बोलेंगे, फिर बोलने में गलती करेंगे। आसान सी बात क्या है, आपने सिर्फ 3 पे कॉमे तो लगे होंगे, तो आपने बोलना है 45, 213, 456, 719, दैट्स इट। वो जब लिखेगा तो उसको समझ आ जाएगी ये क्या है। वैसे तो नजर आ रहा है कि 3 कॉमे हैं तो बात अरब पे चली गई है भाई। 1 कॉमे पे 1000 होता है, 2 पे मिलियन होता है, 3 पे बिलियन होता है, 4 पे ट्रिलियन होता है, 5 पे क्वाड्रिलियन होता है, तो वो कॉमे से हमें नजर आ जाता है। तो ऐसे आम देखने पे मुझे नजर आ गया कि यार ये 45 अरब की बात हो रही है, बट हर बंदा शायद ना उसको इस तरह रीड कर पाए, तो आसानी के लिए आप इसको यूं ही बोलते हैं 45, 213, 456, 719। तो लिखने वाले को पता होता है कि मैंने कहाँ कॉमे लगाने हैं। जब आपने बोला ना 45, 200, मुझे साथ साथ समझ आ रही है कि मैंने 45 के बाद कॉमा लगा देना है, 213 के बाद कॉमा लगा देना है, 456 के बाद कॉमा लगा देना है। अदरवाइज फिर आप भी लिखवाई जा रहे होंगे, मैं भी पूछ पूछ के गलत होगा अपनी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, रिटर्न है 100 यूनिट की। ये जो 100 यूनिट की रिटर्न है, ये सेल्स की रिटर्न है। सेल हमने लिखी थी ये दरमियान वाले सेक्शन में। सेल की रिटर्न को रिसीट वाली साइड पर नहीं लिखेंगे,
सेल्स में ही लेस करके लिखेंगे। इसका ये नहीं बताया कि ये कौन सी वाली सेल रिटर्न हुई है। हो सकता है वो ये कह देता कि वो जो हमने 3 तारीख को सेल की थी वो वाली रिटर्न हो गई है। हो सकता है वो ये वाली कह देता और ये भी कह देता। जब कुछ नहीं बताया होता तो हम एज्यूम करते हैं कि ये मोस्ट रिसेंट सेल रिटर्न हुई है, तो मोस्ट रिसेंट सेल तो यही है 7 तारीख वाली, तो ये इसी में से वापस आ गया है। तो मैं यहाँ 530 का ही रेट लगाऊंगा, एज्यूमिंग कि वो ये कह देता कि वो 3 तारीख वाला माल वापस आ गया है। फिर मैं क्या करता, फिर मैं वो 471 वाला रेट यहाँ पे लगाता। ठीक है, जो उसका रेट उस वक्त लगा था उसी की रिवर्सल डल ली है। अगर वो मुझे यूं कह दे कि भाई 3 तारीख वाली जो सेल है ना उसमें से 50 यूनिट वापस आ गए हैं, 10 यूनिट वापस आ गए हैं, तो 3 तारीख को जब सेल की थी तो क्या कॉस्ट रिकॉर्ड की थी, 471 की। तो आज जब उसकी रिवर्सल रिकॉर्ड करूंगा तो 471 की रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ चूंकि कुछ नहीं बताया हुआ तो इसलिए मैंने जो लेटेस्ट सेल है एज्यूम किया कि वहीं से ही रिटर्न आ गई है। तो 100 530 तो ये कितना हो गया, 53,050 53050। अच्छा, और स्टॉक में क्या होगा, ये वापस जमा हो जाएगी क्योंकि चीजें वापस आई हैं तो स्टॉक में जमा हो जाएंगी। 380 यूनिट पहले थे, 100 वापस आ गए हैं, तो ये हो गए 480 यूनिट। और 2,01,616 के थे, 53,000 के वापस आ गए हैं, तो दोनों जमा कर देंगे। 254,666। अब इसको इस पे डिवाइड कर दें तो नई एवरेज निकल आएगी। क्योंकि ये वही रेट है 530 530, तो नई एवरेज भी 530 ही रह जाएगी। लेकिन फर्ज करें कि ये 471 होता तो फिर एवरेज बदल जानी थी। तो इसीलिए आपने इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद फिर परचेजेज है 200 यूनिट की 400 के हिसाब से। एवरेज निकालना, सॉरी 492 पॉइंट, ये आपके पास एवरेज आ गई। और अब आखिरी हमारे पास बचा है इसके बाद 100 यूनिट की परचेज रिटर्न है। और ये वो वाली रिटर्न है जो 9 तारीख को आई थी उसमें से रिटर्न है। 9 तारीख यही है जो लेटेस्ट अभी हमने किया है। अच्छा जी, 10 तारीख को रिटर्न है 100 यूनिट की परचेज रिटर्न, तो इसको परचेज में ही माइनस लिखेंगे। और 9 तारीख वाले हैं तो 9 तारीख का रेट था 400 रुपये। अब देखें एवरेज क्या चल रही है 492, लेकिन मैं परचेज की रिटर्न कर रहा हूँ तो परचेज वाला रेट लगेगा वापस 400 वाला। देखें जब मैं सप्लायर को चीजें वापस देता हूँ वो किस रेट पे मुझसे वापस लेगा, जिस रेट पे उसने मुझे दी थी। उसको इससे क्या गर्ज कि मेरे पास वेटेड एवरेज चल रहा है कि भाई वो चल रहा है कि क्या चल रहा है। मेरे पास जहाँ एवरेज 500 खड़ी हो या 100 खड़ी हो, वो कहेगा भाई मैंने आपको 400 का माल दिया था, 400 का ही वापस ले लिए। तो रिटर्न को वो वाला रेट लगेगा जो मैंने सप्लायर के साथ लगाया हुआ, ना कि वो जो मेरे पास चल रहा है। इसीलिए रिवर्सल भी इसी रेट पे आएगी। अब इसी तरह ये मुमकिन था कि वो कहता है कि वो वाली परचेज जो 6 तारीख को हुई थी उसमें से 100 यूनिट वापस हो गया, तो मैं 700 वाला रेट यहाँ पे लगाता। ये जो बात मैंने भी आपको रिटर्न में बताई है, सेल के केस में भी बताई है और परचेज के केस में बताई है, ये वेटेड एवरेज में भी ऐसे ही है, ये फाइफो में भी ऐसे ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा जी, तो ये हो गया कितना, 40,000। और ये रिटर्न हो रही है तो इन्वेंट्री कम हो जाएगी, 680 में से 100 निकल जाएगा तो 580 यूनिट रह जाएंगे।
और 40,000 इधर से निकल जाएगा तो 294 666 आ जाएगा। 294 को 580 पर डिवाइड कर दें, 508.04 आ गया आपके पास जवाब। और उसके बाद आखिर में अब मुझे ये बताया गया है कि 5 यूनिट की शॉर्टेज हो गई है, 10 की शॉर्टेज हुई है शायद। दस यूनिट की शॉर्टेज हो गई है और फिर 5 यूनिट की ड्राइंग हो गई है। तो जो 10 यूनिट की शॉर्टेज है वो कहाँ लिखेंगे? अब देखें, शॉर्टेज से स्टॉक कम हो जाएगा, एक तो स्टॉक कम करेंगे, ये बात तो तय है। तो 10 यूनिट की शॉर्टेज का मतलब 580 से 570 हो जाएगा, 508.04 और पैसे निकल आएंगे। परचेज और सेल में से किस कॉलम में लिखेंगे? अब ये डिपेंड करता है कि ये शॉर्टेज की नौयत क्या है। अगर तो ये है नॉर्मल लॉस, तो हमने क्या बात पढ़ी थी कि नॉर्मल लॉस के साथ क्या सलूक करते हैं? नॉर्मल लॉस के साथ क्या, कुछ दिन पहले पढ़ा था हमने, नॉर्मल लॉस के साथ क्या सलूक करते हैं? उसको बाकी के यूनिट्स में एडजस्ट करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है ना, आपकी इन्वेंट्री जो है वो किधर जा रही है? जब इन्वेंट्री आपकी यूज हो रही है तो किधर जा रही है? कॉस्ट ऑफ सेल में जा रही है। तो अगर आपका कोई नॉर्मल लॉस हो तो वो भी कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रैवल कर जाता है, क्योंकि इन्वेंट्री भी तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है। तो आसानी के लिए आप ज़हन में असूल ये रख लें कि अगर नॉर्मल लॉस आ जाए फिनिश गुड्स का तो उसको क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे। और अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो फिर उसको कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डालेंगे, फिर उसको परचेज में से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ये दो अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। अगर नॉर्मल लॉस आएगा, फिनिश गुड की बात हो रही है, अगर फिनिश गुड का नॉर्मल लॉस आएगा तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे, और अगर एबनॉर्मल लॉस आएगा तो परचेज में से डिडक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया तो हम अज्यूम कर सकते हैं, हम इसको नॉर्मल लॉस अज्यूम कर लें तो यहाँ सेल वाले सेक्शन में लिख देंगे, और अगर हम एबनॉर्मल लॉस अज्यूम कर लें तो परचेज वाले सेक्शन में माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या अज्यूम करूँ? मैं इसको एबनॉर्मल लॉस अज्यूम करता हूँ, ये एबनॉर्मल लॉस है तो मैं इसको परचेज वाले में से डिडक्ट कर दूंगा, 10 यूनिट माइनस करूंगा, रेट वो चल रहा है 508.04, क्या हुआ? 5,080, ये माइनस हो गया और उधर से इतने ही पैसे कम हो गए, तो 294,666 में से 5,080 कम हो गए, तो 289 होना नहीं चाहिए, 586 होना चाहिए। हाँ 586, देखिए ना, इसमें से ये माइनस किया है ना। अच्छा, उसके बाद 5 यूनिट की ड्राइंग हो गई है, ड्राइंग को यहाँ परचेज में से माइनस करेंगे, इसको भी कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं डालेंगे। ये हम परचेज में से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ड्राइंग को ट्रीट कैसे करते हैं, अगर कोई गुड्स ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? ड्राइंग डेबिट, परचेज क्रेडिट। रिमेंबर शुरू में पढ़ी थी, ड्राइंग डेबिट, परचेज, इसने परचेज में से डिडक्ट होना है, परचेज क्रेडिट किया हमने, तो इसको यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा। 25, 40। अच्छा, ये बात अगर आपको वाजे है तो मैं एक अल्टरनेट आपको बताने लगा हूँ। एक अल्टरनेट तरीका कार क्या होता है कि जो एबनॉर्मल लॉस हो या ड्राइंग्स हो, इसको सिर्फ स्टॉक में से माइनस कर दिया जाता है, परचेजेस में, कॉस्ट ऑफ सेल में कहीं नहीं लिखा जाता। इसके पीछे भी एक रीजन है, अभी वो रीजन मैं इसके अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। सो नॉर्मल लॉस तो कॉस्ट ऑफ सेल में ही जाना है, ये बात तो तय हो गई। अब हम अगली बात ये कर रहे हैं कि जो एबनॉर्मल लॉस अगर आ जाए, या जिस तरह हमने कहा लॉस्ट बाय फायर आ जाए, ड्राइंग आ जाए, इस तरह की चीजें आए, तो इसके दो तरीकों से प्रेजेंटेशन हो सकती है। एक प्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि आप परचेज में से लेस कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप और परचेज में से लेस कर दें और स्टॉक में से भी लेस कर दें, जाहिर है। और दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ स्टॉक में से लेस कर दें, इसको परचेज या सेल में कहीं पे भी ना लिखें। ये जो चीज इस वक्त बन रही है असूली तौर पे
असूली तौर पे इसको यहाँ नहीं आना चाहिए। जी स्टॉक कार्ड में तो आएगा ही ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्टेज, मसलन मैंने लिखा शॉर्टेज और यहाँ आके 10 यूनिट लेस कर दिए। फिर यहाँ मैंने लिखा ड्राइंग और यहाँ आके 5 यूनिट लेस कर दिए। क्या जवाब आया? 287046। नहीं किया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो मेरे पास 2,87,046 रुपया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकल आई है ऑन वेटेड एवरेज परपेचुअल मेथड। अब अगर मैं अपने परचेजेस का भी टोटल कर दूं और इधर से सेल वाले सेक्शन का भी टोटल कर दूं तो ये क्या चीज निकलेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और ये क्या निकलेगी? परचेजेस। और ये क्या चीज थी? ओपनिंग स्टॉक। तो अगर आप गौर करें तो सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास इस कार्ड में मौजूद हैं। ओपनिंग स्टॉक मौजूद है, नीचे आखिर में परचेजेस का टोटल मौजूद है, कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल मौजूद है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का टोटल मौजूद है। अब आप अगर उसको वैसे भी करना चाहिए ना कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। जी वो क्लोजिंग है। तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है 565 यूनिट 2,87,046 रुपए। ये 2,87,000 को मैं क्या करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एसेट लिख दूंगा। लेकिन उससे पहले एक काम करूंगा, एनआरवी का टेस्ट लगाऊंगा। मैं देखूंगा कि इस 565 यूनिट की, लेट से इस 565 यूनिट की एनआरवी है 3.5 लाख रुपया, तो मैं क्या करूंगा? 3.5 लाख रुपया और 2,87,000 रुपया, विच एवर इज लोअर, 287। तो 287 को ही बैलेंस शीट में जाके लिख दूंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और अगर फर्ज कीजिए कि एनआरवी निकल आती है 2.5 लाख रुपया, तो फिर 287 और 2.5 लाख, विच एवर इज लोअर, 2.5 लाख, तो फिर मैं इसको 2.5 लाख पे जाके लिखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इन्वेंट्री जो मेरी बुक्स में 2,87,000 पे खड़ी है, मैं उसको 2.5 पे लेके जा रहा हूँ, तो 37,000 रुपए का मैंने लॉस बुक किया। तो मैं 37,000 का लॉस रिकॉर्ड करूंगा और इन्वेंट्री को 2.5 लाख रुपए पे रिकॉर्ड कर लूंगा, यानी 37,000 से अपनी इन्वेंट्री को घटा लूंगा। इस लॉस को बुक करने की एंट्री क्या होती है, ये मैं अब आपको बताना चाहूँ। एज्यूमिंग, कोई एंट्री नहीं होगी, एज्यूमिंग कि एनआरवी जो है वो इसकी है 2,50,000 रुपए और इसकी कॉस्ट कितनी है? 2,87,046। तो विच एवर इज लोअर, 2,50,000। इसके नतीजे में मुझे लॉस कितना हुआ? लॉस ऑफ एनआरवी, या इसको सादा लफ्जों में आसान करके इसको बोलते हैं एनआरवी राइट डाउन, 37,046 रुपए। यानी एनआरवी की वजह से मैंने अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन कर लिया है, कम कर दिया है। कितने से? ये लॉस है। इस लॉस की एंट्री क्या होगी? इस लॉस की एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, 37,046 रुपए। या इस कॉस्ट ऑफ सेल की जगह आएगा एबनॉर्मल लॉस।
क्योंकि इसके एनआरवी के राइट डाउन होने की रीजंस देखनी पड़ेंगी क्या है। अगर इसकी रीजन कोई एबनॉर्मल लॉस है तो फिर मिसाल के तौर पे तो इसलिए कम हो गई कि गुड्स एक्सीडेंटली डैमेज हो गई हैं। 565 यूनिट हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े हैं, लेकिन किसी वजह से ये 565 यूनिट जो है इनकी एनआरवी राइट डाउन हो गई है, एनआरवी डैमेज हो गई है, इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, तो 565 यूनिट डैमेज हो गए हैं। तो डैमेज होने के नुकसान को तो नॉर्मल लॉस ही कहते हैं, डैमेज हो गए। तो मैंने कहा कि अच्छा ये डैमेज होने की वजह से मसलन फ्लडिंग हो गई और पानी की वजह से जो अंदर गोडाउन में जितनी चीजें पड़ी थी उनमें मॉइस्चर क्रिएट हो गया, इस मॉइस्चर की वजह से उसकी वैल्यू खराब हो गई है, यानी वो चीज यूजेबल नहीं रही लेकिन उसकी वैल्यू खराब हो गई है। आप सोचें मिसाल के तौर पे कि आप गंदम बेचते हैं और गंदम में मॉइस्चर आ गया, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वो लेने वाला कहेगा यार ये खुश्क नहीं है भाई। अच्छा उसकी वैल्यू क्यों कम हो जाएगी? एक तो उसका वेट ज्यादा हो गया, दूसरा उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। वो कहेगा या तो मुझे भाई सूखी गंदम दे या फिर ये इसका तो फिर मैं ये रेट नहीं देता। अब आपको ये नुकसान हुआ क्यों हुआ है? डैमेज की वजह से। अगर ऐसा नुकसान है तो क्या डेबिट करेंगे? एबनॉर्मल लॉस डेबिट करेंगे। अच्छा कुछ एनआरवी के राइट डाउन होते हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो जाते हैं, यानी रूटीन में कीमतें उतार चढ़ाव जारी रहता है, मार्केट में डिमांड प्लस माइनस होती रहती है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ गया है कि मार्केट में कुछ रेट नीचे आ गए। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ ऑफ सीजन आया है, ऑफ सीजन होने की वजह से रेट जरा डाउन है, थोड़े ऐसे में फिर डिमांड होगी, फिर रेट वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये रूटीन का एक हमारे पास फिनोमेना भी हर दफा ऐसे ही होता है। अब इस तरह का कोई चीज हुआ है तो मैं कहूँगा ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, मेरा रूटीन बिजनेस, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, तो फिर वो किधर जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। तो द आइडिया इज कि ऐसी एक्सपेंसेस, ऐसे कॉस्ट, ऐसे लॉसेस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से ड्राइव होते हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल में ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई खर्चा किसी एबनॉर्मल रीजन की वजह से हो जाता है तो फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं रखा जाता, उसको अलग से रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो एनआरवी का राइट डाउन है उसकी एंट्री इस तरह से कर ली जाती है। इस एंट्री में एक और तरीकाकार भी होता है इस एंट्री को लिखने का, एबनॉर्मल लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, या इसीलिए लिखा जाता है allowances for write down of inventory। इसका मतलब वही है, इन्वेंट्री क्रेडिट हुई है, सिर्फ उसका टाइटल डिफरेंट है, बात एक ही है। तो बाज़ औक़ात इसको डायरेक्ट इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात इन्वेंट्री के बजाय अलाउंसेस। ये बिल्कुल वही बात है, अगर आप याद करें कि जब प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करते हैं तो हम डायरेक्ट रिसीवेबल को जाके क्रेडिट नहीं करते, क्या करते हैं? अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं तो रिसीवेबल और अलाउंसेस को नेट ही करते हैं, माइनस ही करते हैं, लेकिन दो अलग अलग अकाउंट खोल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इन्वेंट्री की राइट डाउन का अलाउंस अकाउंट खोल लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अलाउंस फॉर बैड डेट होता है ऐसे ही अलाउंस फॉर राइट डाउन खोल लेते हैं। जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे तो हम इन्वेंट्री हमारे पास बुक्स में कितने से आ रही होगी? 2,87,000 से आ रही होगी, उसमें से ये माइनस करेंगे तो नेट वो 2.5 लाख आ जाएगा और जाके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 2.5 लाख पे लिख देंगे। तो ये भी एक तरीकाकार है इन्वेंट्री में मौजूद राइट डाउन को रिकॉर्ड करने का। जी बिल्कुल। तो डेबिट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, क्रेडिट की बात कर रहे हैं या डेबिट की बात कर रहे हैं? ये जो जर्नल एंट्री है इसमें एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। क्रेडिट तो इन्वेंट्री की डिडक्शन है, ये जो क्रेडिट अकाउंट है ये क्या है? ये इन्वेंट्री का नेगेटिव अकाउंट है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको इन्वेंट्री में से जाके माइनस कर देंगे, इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं लिखेंगे। अच्छा, आप डेबिट वाले की बात करते हैं, इसको क्या करेंगे? ये एसोसिए में जाएगा। तो डेबिट और क्रेडिट का अलग अलग ट्रीटमेंट देखेंगे। जी जी, अच्छा चलो ठीक है। क्या कहने का? नहीं, मैंने बता दिया, यही बताया मैंने। यही कहा ना कि एक तरीका ये है कि आप सीधे इन्वेंट्री क्रेडिट करते हैं, लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। दूसरा तरीका क्या है कि आप लॉस डेबिट और अलाउंस फॉर इन्वेंट्री क्रेडिट करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, इन्वेंट्री भी क्रेडिट हुई है।
नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है, उसमें डायरेक्ट इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाती है जी। जी नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। जी मैंने एज्यूम किया है, मैंने एज्यूम किया है ना, ये इतना बड़ा बड़ा लिखा एज्यूमिंग के एनआरवी इसकी 2.5 लाख है। बता देता हूँ, वो इन्वेंट्री में नहीं होती, वो वैसे एक एंट्री होती है। क्या चीज? यानी 2.5 लाख की जगह 3,50,000 है, तो 3,50,000 और 2,87,000 विच ओवर इज लोअर? 2,87,000। पहले आप कहाँ खड़े थे? 2 लाख नहीं, पहले आप खड़े थे 2,87,000 पे खड़े थे ना, आपकी इन्वेंट्री ऊपर 2,87,000 थी। इन्वेंट्री कितनी थी? 287। एनआरवी टेस्ट लगा के कितनी है? 287। तो फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, कुछ एंट्री नहीं होगी क्योंकि एनआरवी हमने कम एज्यूम की। फर्क तो अब पड़ा है ना कि 287 वाली चीज 250 की हो गई है, अब इसकी एंट्री डलेगी। अगर 287 वाली चीज 287 की है तो फिर एंट्री क्यों डलेगी? कोई एंट्री नहीं डलेगी। ठीक है, अब इससे अगला एक सवाल और कर सकता है, ये है ईयर 2 आ गया। फर्ज कीजिए कि यही वाली इन्वेंट्री, ये जो राइट डाउन हुई है, ये अगले साल भी मेरे पास पड़ी हुई है, बिकी नहीं है अभी, अभी सूखी नहीं है अभी तक मेरे पास पड़ी है, लेकिन जितनी गिल्ली उस वक्त थी अब उतनी गिल्ली नहीं रही है ना, और इसका रेट इंप्रूव हो गया। वो चीज जो 287 से गिर के 250 पे आ गई थी, आज इसका रेट इंप्रूव होकर 260 हो गया, तो क्या करेंगे? अगेन मुझे रूल तो वही है, कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब फर्ज कीजिए कि इसी यही गुड्स हैं और आज इसकी एनआरवी है 2,60,000 और हमने इसको कितने पे रिकॉर्ड किया पिछले साल? 2,50,000 पे। आज अब क्या करेंगे? विच एवर इज लोअर लगाएंगे, तो क्या निकलेगा विच एवर इज लोअर? कॉस्ट कितनी है? 287, कॉस्ट तो 287 रहेगी, कॉस्ट तो नहीं बदलेगी। और अब एनआरवी कितनी है? 260, विच एवर इज लोअर? 260। तो पिछले साल जिस चीज को आपने 250 पे दिखाया था, इस साल वो चीज कितने की हो गई है? तो 10,000 का गेन हो गया। यानी वो जो लास्ट टाइम मैंने लॉस रिकॉर्ड किया था उसमें से 10,000 की रिवर्सल हो गई है। वो सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से इन्वेंट्री राइट डाउन हुई थी, आज उसका रिवर्सल हो रहा है, तो रिवर्सल रिकॉर्ड करूंगा। ये जो एंट्री लिखी थी इसी की रिवर्सल हो जाएगी। कितने से? 10,000 रुपए से। अच्छा, फर्ज करते हैं एज्यूमिंग इसकी एनआरवी हो गई है 3 लाख रुपए, 2,87,000 कॉस्ट है, 3 लाख की एनआरवी हो गई है, विच एवर इज लोअर? 2 लाख। 287 से ऊपर नहीं जा सकता मैं, कॉस्ट मेरी 287 है, उससे नीचे आ सकता हूं, ऊपर नहीं जा सकता। तो लिहाजा आप क्या करेंगे? अब पूरे 37,000 की रिवर्सल हो जाएगी। ये नहीं हो सकता कि इन्वेंट्री का राइट डाउन 37,000 से हो और रिवर्सल ऑफ राइट डाउन 40,000 से हो जाए, ये नहीं हो सकता। रिवर्सल 37 तक ही हो सकती है, यानी जितने से डाउन किया था उतने से ही रिवर्स करती है। ठीक है, उससे ऊपर नहीं जा सकता मैं। तो दैट इज व्हाई द रूल इज कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कॉस्ट नहीं बदलती, कॉस्ट एक ही चीज होती है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 2,87,000। जी, अब अगर आप गौर करें तो इसीलिए हमने इन्वेंट्री को क्रेडिट नहीं किया था, अलाउंसेस और इन्वेंट्री को क्रेडिट किया था, क्योंकि कल को अगर कोई रिवर्सल आई तो हम दोबारा अलाउंसेस को चेंज कर लेंगे। जिस तरह प्रोविजन फॉर बजट में हम प्रोविजन को एडजस्ट कर लेते हैं कि अच्छा यार इस दफा प्रोविजन इतनी है, अगली दफा जरा चेंज कर लो, चेंज कर लो, उस दफा फिर बदल लो तो फिर बदल लो, कम करो तो कम कर लो, ज्यादा करो तो ज्यादा कर लो। तो बजाय जाके डायरेक्ट इन्वेंट्री से छेड़छाड़ करने के, हमने उसका अलाउंस अकाउंट खड़ा कर दिया है, अलाउंस अकाउंट में छेड़छाड़ करते रहेंगे, इन्वेंट्री में नहीं छेड़ेंगे। तो इससे एक फायदा और क्या होगा? इन्वेंट्री अकाउंट में कॉस्ट 2,87,000 खड़ी नजर आती रहेगी हमेशा। 3 साल बाद भी मैंने एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर लगाना है ना, तो मुझे कॉस्ट कहां से मिल जाएगी? इन्वेंट्री में से मिल जाएगी, क्योंकि वो कॉस्ट पर खड़ा हुआ है। अगर मैं इन्वेंट्री के अकाउंट के अंदर ही जाके राइट डाउन डाल देता और वो 250 पे आ जाता,
और अगले साल अब मैंने कॉस्ट एंड एनआरवी वेटेड एवरेज लॉस लगाना है, तो कॉस्ट कहाँ से मिलती? इन्वेंट्री में तो 2.5 लाख आ रहा है, वो तो कॉस्ट नहीं है। फिर मुझे पुराना रिकॉर्ड खोलना पड़ता, पिछले साल का खाता खोलना पड़ता। गड़बड़ हो गई ना। अच्छा 3 साल गुजर गए हैं, अब फिर इन्वेंट्री राइट डाउन लगाना है, टेस्ट लगाना है, उसी वही चीजें अभी तक नहीं बिकी, वही पड़ी हुई अभी तक। क्या करूंगा? फिर 3 साल पुराना रिकॉर्ड खोलूंगा। इस जुबानी तो नहीं हर चीज याद होती। तो इसीलिए फिर बेहतर तरीका क्या होता है कि कभी भी राइट डाउन को डायरेक्ट इन्वेंट्री अकाउंट में आके क्रेडिट नहीं करते, उसका एक नया अकाउंट खोल लेते हैं अलाउंसेस के नाम से। ठीक है, इन्वेंट्री अकाउंट कॉस्ट नजर आती रहती है और अलाउंस अकाउंट में अलाउंस नजर आता रहता है। एवरी ईयर हम टेस्ट करते हैं, एनआरवी देखते हैं, जो प्लस माइनस करना है वो कर लेते हैं। जी नहीं, ये अनरियलाइज गेन नहीं है, नहीं ये अनरियलाइज गेन बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, हमने तो सेल पहले पिछले साल भी नहीं की थी, कम हुई थी, तो आज उसी की रिवर्सल हुई है, आज उसी की रिवर्सल हुई है। बेटा इस बात को समझे, आज उसी की रिवर्सल हुई है। क्या वो लॉस हो गया था आपको? बेच दी थी आपने? नहीं बेची थी ना, पड़े पड़े की कीमत कम कर दी थी ना, आज उस पड़े पड़े की कीमत बढ़ गई है। जितना लॉस हुआ था उस लॉस की रिवर्सल हो रही है। बैड डेट हुआ था तो बैड डेट रिकवर हो गया है। तो पिछले साल आपने, नहीं जरूरी नहीं है, वो वापस आ गया है, उसने आगे कहा जनाब मैं पैसे देने को तैयार हूँ, या मेरे को लिखवा लो कागज। तो मेरे पास बैड डेट की रिकवर हो गई तो मैं डाल दूंगा, मैं दोबारा से उसको रिसीवेबल में डालूंगा। एक बंदा आ गया है, उसने पैसे मर गए थे, बैड हो गए, मैंने बजट की एंट्री डाल दी, 2 साल बाद उसके अब्बा जी आ गए कान पकड़ के, मैं दे पैसे, उसे करो देता हूँ काम दोबारा, वादा हो गया, मुझे तुम्हारा हो गया, मुझे यकीन है कि ये बंदा जरूर पैसे देगा। उसने मुझे साथ को कागज भी लिख दिया है, कोई गारंटी भी दे दी है, कोई मुझे चोट दे दी है, बैलेंस रिकवर हो। तो यकीन हुआ है तो रिवर्सल की है ना, क्योंकि आपने एनआरवी दोबारा से निकाली, वो एनआरवी क्या निकली? 2,60,000। कैसे निकली? एसेस किया, एसेस ही करते हैं हमेशा जी। इस बात को समझें कि ये रिवर्सल ऑफ लॉस हो रहा है, मैं गेन नहीं बुक कर रहा हूं, मैं रिवर्सल ऑफ लॉस बुक कर रहा हूं। आप जिस तरफ जा रहे हैं वो तब होता कि मैं कहता यार 2,40,000 की चीज मैंने खरीदी थी, 3 लाख दी बिक जाएगी, चलो 60,000 का गेन लिख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। 2,40,000 की खरीदी थी, मैं कह यार बिकनी 2,20 दी है, 20,000 का लॉस लिख लिया, फिर मुझे कहा नहीं नहीं ये तो 2,30 की बिक जाएगी, तो मैंने रिवर्सल ऑफ लॉस कर दी। इट्स डिफरेंट थिंग। यहाँ से कोई सवाल आ रहा था? रिवर्सल ऑफ लॉस आप अपने अल्फाज जो मर्जी कह लें, स्टैंडर्ड ने ये नहीं कहा, ये आपके अल्फाज है ना, आप जो मर्जी कहें। स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? इट्स अ रिवर्सल ऑफ राइट डाउन, यू मेड अ राइट डाउन एंड नाउ दैट राइट डाउन इज बीइंग रिवर्स्ड। ठीक है, इट्स अ रिवर्सल ऑफ लॉस। सेम एंट्री उलट जाएगी। जब आपने राइट डाउन किया था तो क्या एंट्री लिखी थी? अच्छा ओके, मैं बताता हूँ और कुछ बात। ओके, हमने ये जो ऊपर सारा प्रोसेस किया, इसमें हमने परपेचुअल मेथड से वेटेड एवरेज को अप्लाई किया, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे फाइफो अप्लाई होगा। बस फर्क ये है कि वहां हम वेटेड एवरेज नहीं कर रहे होंगे। चलो के लिए मैं फर्क लगाता हूँ। वेटेड एवरेज ये फाइफो, ये सवाल है। इसमें हमने क्या किया? यकम जनवरी को स्टॉक लिखा, वही जैसे पहले लिखा था, 100 यूनिट की परचेज थी। अब हमने वेटेड एवरेज नहीं करना, अब हमने इनको अलग अलग लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, 40 यूनिट मेरे पास पहले थे 400 के हिसाब से,
100 यूनिट मेरे पास और आ गए हैं 500 के हिसाब से। अब ये मेरी इन्वेंट्री है 40 400 के हिसाब से, 100 500 के हिसाब से। अच्छा अब 40 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट कौन से वाला है? तो इसका मतलब है 100 यूनिट सेल हो रहे हैं, कितने यूनिट्स? यार ये कौन सा सवाल है? 50 यूनिट सेल हुए थे। ओके, तो ये 50 यूनिट सेल हुए उसमें से 40 पहले वाले सेल हो गए और 10 दूसरे वाले में से सेल हो गए। तो 40 ये वाले सेल हो गए और 10 यहाँ से सेल हो गए, तो पीछे 90 बच गए ये वाले। उसके बाद फिर 10 यूनिट सेल हुए तो इस 90 में से सेल हो गए, तो 80 बच गए। अच्छा फिर हमने 200 यूनिट खरीद लिए, अब 80 यूनिट वही वाले पहले वाले, और 200 यूनिट और आ गए। अब ये मेरी इन्वेंट्री है। ये ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, ये भी लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, ये भी लिखेंगे। 80 यूनिट पहले वाले, 200 यूनिट और आ गए, तो टोटल अलग अलग मैंने मेंशन कर दिए। फिर 300 यूनिट और ले लिए, तो अब अगेन अब ये मेरी इन्वेंट्री हो जाएगी। एवरी टाइम मैं अगेन लिखूंगा, यानी अब मैं 3 लाइनें लिखूंगा, 80 200 300, ये 500 वाले, ये 300 वाले, ये 700 वाले। उसके बाद 80 यूनिट सेल हो गए, तो ये पहले वाले 80 में से निकल जाएंगे, और इन्वेंट्री में ये 200 और 300 वाले रह जाएंगे। ये पता नहीं इन्होंने क्या किया हुआ, 200 और 300 यूनिट आ जाएंगे। इसी तरह 120 और बेच दिए, तो फिर ये 200 में से 120 निकल जाएंगे, तो 80 बच जाएंगे, और ये सिलसिला इस तरह से जारी रहेगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इस तरह से बन जाएगा। इट्स रिलेटिवली इजियर, क्योंकि इसमें बार बार आपको एवरेजेस नहीं कैलकुलेट करनी, बस आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से चलते रहेंगे। वही बात मैंने जब वेटेड एवरेज में कही थी कि जो असूल वेटेड एवरेज में है वही असूल फाइफो में रहेगा। उसको हाँ कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 90 यूनिट 500 वाले पड़े हुए हैं, आगे हमने यूनिट परचेज किए हैं 200 यूनिट 300 वाले, यहाँ पे सॉरी यहाँ कितने यूनिट पड़े हैं? 80 यूनिट 500 वाले। अब हमने 200 यूनिट और खरीदे हैं, फर्ज कर लें ये भी 500 के खरीदे हैं, तो क्या अब मैं वो 80 लहदा लिखूं और ये 200 लहदा लिखूं? नहीं, जरूरत नहीं है, इकट्ठे करके लिख दूंगा, क्योंकि 80 भी 500 के हैं, 200 भी 500 के हैं। हाँ लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है हाँ कि 80 यूनिट 500 वाले हैं, फिर 100 यूनिट 300 वाले हैं, फिर 100 यूनिट 500 वाले आ गए हैं। अब मैं ऊपर मर्ज नहीं कर सकता, दरमियान में एक और यूनिट खड़ा हुआ है, अब मैं मर्ज नहीं करूंगा। अच्छा ये तो सवाल है ना, किताब ने बना दिया तो चले हमने कर दिया है, प्रैक्टिकली इतना रेट वेरिएशन नहीं होता। ये देखिए ना, एक दिन आपने चीज ली है 500 की, अगले दिन आपने चीज ली है 300 की, अगले दिन आपने चीज ली है 700 की, अगले दिन आपने ली है 400, ऐसे नहीं होता। अगर इतना रेट वेरिएशन हो तो आमतौर पे वो चीजें सेम नहीं होती, आमतौर पे वो चीज सेम नहीं होती, वो फिर डिफरेंट। ये नहीं देखे ना, वही चीज आपने यहाँ 300 की खरीदी है 5 तारीख को और अगले दिन 700 की खरीदी है, ये सेम चीज कैसे होगी? ऐसे होता ही नहीं है दुनिया में, रूटीन में नहीं होता ऐसे, ऐसे नहीं होता। इतना वेरिएशन अगर आ रहा हो तो हम इससे खटक जाते हैं, यार ये चीज में फर्क होगा, ये कोई और चीज है, इसके कुछ स्पेक्स फर्क होंगे, यानी इसकी कोई क्वालिटी फर्क होगी, इसकी स्पेसिफिकेशन में फर्क होगा, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए एक अलग इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे, जिस तरह ये कार्ड बनाए उसके लिए अलग कार्ड बनेगा। तो फर्क ये कि ये वाली चेयर है और एक ये वाली चेयर है, तो आपके ख्याल में ये दोनों एक ही इन्वेंट्री में जा रही है? नो, इसका कार्ड अलग बनेगा, अलग चीज है, इसीलिए फर्क आता है, इसीलिए ये 5 ये 2500 की है, दोनों को एक ही जगह ठोक दूं? नहीं, ऐसे नहीं कर सकता, नहीं है तो क्या बात समझ रहे हैं? एक चीज को एक जगह रखा जाता है, तो इसीलिए इतना रेट वेरिएशन आएगा। तो पहले तो मैं इस चीज से खटक जाऊंगा, यार ये चीज सेम भी है कि नहीं है। अगर ये चीज सेम है तो चलो ठीक है, फिर रेट वेरिएशन होगा, वरना रूटीन में ऐसा नहीं होता। नहीं जी, दिस इज इट, FIFO इज कंप्लीट, परपेचुअल से भी पीरियोडिक से भी, वेटेड एवरेज इज आल्सो कंप्लीट। इसके बाद है इस चैप्टर का इसी हद तक आखिरी जैसा काम, इसके बाद भी थोड़ा सा है वैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। नहीं
नहीं, वो मैंने इरादा बदल दिया, वो मैंने इरादा ही बदल दिया, मैं क्या नहीं कराना है। ओके नहीं, हम्म, 18 तारीख से शुरू होगा। जर्नल एंट्रीज पीरियोडिक मेथड से परपेचुअल मेथड, दोनों की जर्नल एंट्रीज का अंदाज फर्क है। ओपनिंग इन्वेंट्री की तो कोई एंट्री कभी भी नहीं होती भाई, ओपनिंग बैलेंस की तो ओपनिंग बैलेंस इज जस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड, पिछले साल का क्लोजिंग बिकम्स अगले साल का ओपनिंग, उसकी कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि उसकी एंट्री तो पिछले साल हो चुकी है, पिछले साल एंट्री हुई थी तो बैलेंस बना था ना। सीडी कैसे निकला था, पिछले साल एंट्री डली थी तो कैरी डाउन बैलेंस निकला था, वही है, ब्रॉट डाउन हो गया, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। ओके, फिर आपने गुड्स परचेज कर ली, तो पीरियोडिक सिस्टम में आप परचेजेस का टाइटल यूज करते हैं, परपेचुअल सिस्टम में आप इन्वेंट्री का टाइटल यूज करते हैं। फर्क क्या है, पीरियोडिक में आप सारा साल चीजें परचेज अकाउंट में डालते रहते हैं, आपको नहीं पता कि इसमें से कितनी सेल हुई हैं और कितनी पड़ी हुई हैं। आप कहते हैं यार सारे साल परचेज में डालते रहो, साल के एंड पे जाके देखेंगे क्या बच गया है, जो बच गया है वो इन्वेंट्री है, बाकी सारा कॉस्ट ऑफ सेल। इसलिए तो वो मेथड याद करें, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इज कॉस्ट ऑफ सेल। यानी हमने कहा यार ओपनिंग में इतना माल पड़ा था, इतना हमने टोटल पूरे साल में परचेज किया, इसमें से क्लोजिंग माइनस कर दो, बाकी किधर गया, सेल हो गया होगा। पीरियोडिक, दिस इज पीरियोडिक वे, राइट। इसलिए आप सारा साल जब भी इन्वेंट्री खरीदते हैं परचेजेस में डालते रहते हैं, और परचेजेस की नेचर क्या है, एक्सपेंस। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में आप कहते हैं नहीं, परपेचुअल में तो मैं हर ट्रांजैक्शन पे इन्वेंट्री का हिसाब रखूंगा, माल आ रहा है तो लिखूंगा, जा रहा है तो लिखूंगा, हर लम्हे पे मुझे पता होगा कि इस वक्त इतना माल मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि साल के एंड पे जाके कहूंगा जो बच गया वो स्टॉक है, बाकी सारा बिक गया होगा, नहीं, हर ट्रांजेक्शन पे देखूंगा कि ये माल आया है तो लिखूंगा, निकला है तो लिखूंगा, सेल हुआ है तो लिखूंगा। अपनी इन्वेंट्री परपेचुअली साथ साथ एडजस्ट करूंगा, इसीलिए यहाँ पे हम इन्वेंट्री का टाइटल यूज करते हैं। और इन्वेंट्री की नेचर क्या है, एसेट। ओके, किराया दिया आपने, किराया डेबिट यानी कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, और यहाँ पे वो पैसे इन्वेंट्री में चलते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में ट्रीटमेंट अलग हो गया, ट्रीटमेंट एक ही हो रहा है। कैसे, इस पीरियोडिक सिस्टम में मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी इस इन्वेंट्री को खरीदने पे लाने पे जो खर्चे हुए वो भी जमा करूंगा, वो परचेजेस में अलहदा से जमा कर दूंगा। यहाँ हमने परपेचुअल में क्या किया, उसको अलहदा से नहीं रखा बल्कि इन्वेंट्री के लेजर के अंदर ही डाल दिया, बस ये फर्क। अदरवाइज पीरियोडिक में भी उसने परचेजेस में जमा हो जाना है और परपेचुअल में भी उसने परचेजेस में यानी इन्वेंट्री में जमा हो जाना है। तो यहाँ पे आप कैरेज का टाइटल यूज कर लेते हैं, यहाँ पे भी कैरेज का टाइटल यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट इन्वेंट्री में भी डाल दिया जाता है। रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री, परचेज रिटर्न हो गई है तो पेएबल टू परचेज रिटर्न, लेकिन यहाँ क्या होगा, पेएबल टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम कर दी है। तो इसी तरह सेल हुई है, सेल की एंट्री क्या डलेगी, रिसीवेबल टू सेल, यहाँ भी डलेगी रिसीवेबल टू सेल, लेकिन यहाँ एक एडिशनल एंट्री डलेगी, माल मेरी गोदाम से बाहर निकल गया ना, सेल हुआ है तो अब मैं लिखूंगा कि माल कम हो गया मेरे पास, यानी इन्वेंट्री को क्रेडिट करूंगा और डेबिट किसे करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल। यानी मैंने क्या किया, जैसे ही इन्वेंट्री मेरी सेल हुई साथ ही मैंने उस इन्वेंट्री की मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। पीरियोडिक में ये वाला काम कब होना है, साल के आखिर पे एक ही दफा, पूरे साल की कॉस्ट ऑफ सेल एक ही दफा लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट परचेजेस क्रेडिट, और इन्वेंट्री नहीं है ना, परचेजेस। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, हर ट्रांजैक्शन पे ये काम करूंगा। सो परपेचुअल में एक ही काम मैं रेपिटेटिवली रिकॉर्ड करता रहूंगा, पीरियोडिक में मैं पीरियड खत्म होने पे एक ही दफा कर लूंगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि परपेचुअल सिस्टम में किसी भी लम्हे
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है तो आप इन्वेंट्री का लेजर देख के बता सकते हैं। इन्वेंट्री का लेजर बता रहा होगा कि भाई इतना माल आया, इतना निकल के बगाया, इतना पड़ा हुआ है। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में आप ये नहीं बता सकते। पीरियोडिक में मसलन मैं 18 मार्च को आपसे पूछूं कितना माल पड़ा हुआ है तो आप नहीं बता सकते। आप ये कह सकते हैं कि टोटल परचेज इतनी हुई थी, उसमें से जितना बिक गया उसकी कॉस्ट आपने माइनस नहीं की हुई, बस आप ये बता सकते हैं टोटल परचेज इतनी हुई थी। अगर निकालना चाहेंगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यू आर राइट। लेजर से देख के नहीं बता सकते आप, लेकिन परपेचुअल में लेजर से देख के बता सकते। सेल रिटर्न होगी तो इसने बस सेल रिटर्न की एंट्री डालनी है, लेकिन इसने साथ इन्वेंट्री को वापस रिकॉर्ड करना है। जब सेल की थी तो एंट्री लिखी कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री, अब इसकी रिवर्सल हो जाएगी इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। नॉर्मल लॉस हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। पीरियोडिक में ये एंट्री हमने नहीं डाली, क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो जाती है। कैसे? साल के आखिर में जाके आपने क्या कहना है, ओपनिंग इतना था, परचेज इतना हुआ, जमा इतना बच गया, तो बाकी सारा नहीं कॉस्ट ऑफ सेल, तो उसके अंदर तो लॉस भी शामिल है, वो भी चला गया ना ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल में। ये नहीं, मसलन आपके पास शुरू में पड़ते 100 यूनिट, 1000 आपने और खरीद लिए, कुल कितने हो गए 1100, इसमें से 900 आपने बेच दिए, पीछे कितने बचे 200, 5 का नॉर्मल लॉस हो गया, पीछे कितने बचे 195। अब आप क्या कहेंगे, ओपनिंग 100, परचेज 1000, टोटल हो गए 1100, लेस क्लोजिंग स्टॉक 195, पीछे क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा 1905 कॉस्ट ऑफ सेल में। 905 में 5 क्या है, नॉर्मल लॉस, ऑटोमेटिकली चला गया। इसलिए नॉर्मल लॉस को पीरियोडिक में अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत, ऑटोमेटिकली चला जाता है। अलबत्ता एब्नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये देखें, अगर आप पीरियोडिक में हैं तो एंट्री क्या हो रही है, एब्नॉर्मल लॉस टू परचेज, लेकिन अगर आप परपेचुअल में है तो एब्नॉर्मल लॉस टू। अब जरा गौर करें, ये जो थोड़ी देर पहले मैंने कार्ड बनाया है, ये परपेचुअल है पीरियोडिक है, परपेचुअल है। मैंने इसलिए परचेज में से माइनस नहीं किया, सिर्फ इन्वेंट्री में से जाके माइनस किया। हमारा अभी थोड़ी देर पहले हमने शॉर्टेज, तो शॉर्टेज को क्या किया था, क्या परचेज में से माइनस किया? नहीं, मैंने उसको डिलीट कर दिया था, लिख के खत्म कर दिया था, क्योंकि परचेजेस में से माइनस करने वाला जो फंक्शन है वो पीरियोडिक में होता है, परपेचुअल में तो डायरेक्ट इन्वेंट्री से रिड्यूस हो जाता है। तो मैंने इसलिए डायरेक्ट जाके इन्वेंट्री के स्टॉक में से रिड्यूस कर दिया, ना उसको परचेज में लिखा ना उसको सेल में लिखा, उसको डायरेक्ट इन्वेंट्री से रिड्यूस कर दिया। एबनॉर्मल तो जब होगा वही रिकॉर्ड हो जाएगा ना। आग लग गई, अब साल खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगा, अभी लिख लूंगा कि ये लॉस हो गया, और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री है। परपेचुअल में क्लोजिंग इन्वेंट्री का कोई एंट्री डालने की जरूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि साथ साथ चली आ रही है, साथ साथ हिसाब बनता आ रहा है, आ गई तो डेबिट, निकल गई तो क्रेडिट, तो बस बैलेंस कर दूंगा, कैश डाउन निकाल लूंगा। लेकिन पीरियोडिक में मेरे पास इन्वेंट्री का कोई हिसाब नहीं है, पीरियोडिक में तो मैं परचेज लिख रहा हूँ, अब मुझे इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है। मैं कहूंगा भाई साल के आखिर में मैंने जाके गिनती की है, 195 यूनिट पड़े हुए हैं, आओ 195 की एंट्री डालें, इन्वेंट्री डेबिट, परचेज इज क्रेडिट, परचेज में ओपनिंग प्लस परचेज लेस, तो परचेज में से क्या लेस हो रहा है, परचेज में से लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्या एंट्री बनी, इन्वेंट्री डेबिट, परचेज में से क्रेडिट, परचेज में से लेस कर दिया। ठीक है, बाज़ औक़ात हम इसकी जगह कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख देते हैं, एक ही बात है, परचेज की जगह। यानी अभी मैंने इसकी एंट्री क्या बताई आपको, मैंने इसकी एंट्री बताई इन्वेंट्री डेबिट, परचेज इज क्रेडिट, परचेज में से लेस कर रहे हैं ना, तो बाज़ औक़ात इसी की जगह कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख देते हैं, एक ही बात है, क्योंकि परचेज भी तो कॉस्ट ऑफ सेल में जानी है। तो अब परचेज में से लेस करके उसको कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएं, या परचेज पूरी कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएं और फिर इधर से आप ये लेस कर दें, एक ही बात है, इवेंचुअली इसमें डिडक्ट हो जाता है। तो ये एंट्रीज का बेसिक फर्क है पीरियोडिक में और परपेचुअल में, ये फर्क आपको मालूम होना चाहिए। इसके पीछे कॉस्टिंग किस तरह होती है मैंने आपको बता दी, कैसे कंप्यूट होती है मैंने आपको बता दी, और बैलेंस की कभी एंट्री नहीं होती है। दैट्स इट।